हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमने अभी तक 60 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आज उसके आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, जहां 61 से 80 क्वेश्चन तक हम सॉल्व करेंगे। डेली 20 क्वेश्चन का टारगेट है जो कि हम सॉल्व कर रहे हैं और चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसको कंटिन्यू करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक मानदंड की व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सामाजिक मानदंड की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ठीक से पढ़िएगा। सामाजिक मानदंड नहीं है, कौन सा इंगित करता है, क्योंकि कई बार आप लोग नहीं है और है इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये चीज ध्यान रखना। ऑप्शन है, मानदंड हमेशा मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित नहीं करता है। मानदंड सामाजिक मूल्यों पर आधारित होता है। मानदंड व्यवहार की रूपरेखा दर्शाता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए कौन सा है जो मानदंड की व्याख्या नहीं करता है। तो व्यवहार की रूपरेखा दर्शाता है, मतलब कैसा बिहेवियर होना चाहिए, सही बात है। सामाजिक मूल्यों से आधारित होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमेशा मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित नहीं करता है, तो ये नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है, मानदंड क्या है, नियंत्रित करता है मनुष्य के व्यवहार को, कि मनुष्य का व्यवहार किस परिस्थिति में कैसा होना चाहिए। यही तो है सामाजिक मानदंड, एक तरीके का निर्देशित करना, इसी को तो बोलते हैं सामाजिक मानदंड। तो ये नियंत्रित करता है। तो ये जो कथन है ये थोड़ा सा अप्रोप्रिएट यहाँ पर नहीं होगा, तो ये वाला गलत है। अगला क्वेश्चन है, विचलन के संबंध में निराशा आक्रामकता का सिद्धांत किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था। विचलन के संबंध में निराशा आक्रामकता का सिद्धांत किसने दिया था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है लोम्ब्रोसो, एमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर या फिर सदरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोम्ब्रोसो। विचलन व्यवहार का अध्ययन करते हुए निराशा आक्रामकता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज्य को सर्वप्रथम लागू किया गया। पंचायती राज, यहाँ पर राज्य आई थिंक थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए पंचायती राज। किस राज्य में पंचायती राज को सबसे पहले लागू किया गया। ऑप्शन है यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर भोपाल। तो अगर पंचायती राज वाली एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, क्योंकि मैंने यूनिट वाइज बनाई थी। एनटीए नेट से रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस जब मैंने करवाया था तो वहाँ पर ये टॉपिक आया था और मैंने इसको बहुत अच्छे से कवर करवाया हुआ है। इसके अलावा जो फुल कोर्स चल रहा है उसमें भी मैंने ये टॉपिक अलग से कवर कराया था। तो ये आंसर आपको आई होप पता होगा। राइट आंसर इसका है राजस्थान। राजस्थान का नागौर जिला था जहां पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जब एक वर्ग लगभग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसको हम जाति कहते हैं। ये किस विद्वान का कथन है। ये काफी फेमस कोटेशन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। पीजीटी के एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है। जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित हो जाए, उसमें वंशक्रम के आधार पर ही आपको सदस्यता मिले, तो उसको हम जाति कहेंगे। ये किसने कहा था, और इसका जो राइट आंसर है वो है C.H. कूले। कूले का कथन है, ये काफी फेमस कोटेशन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जाति के बदलते स्वरूप पर टिप्पणी की है कि परिवर्तन व्यवहार में हुआ है, न कि वैचारिकी में। मतलब व्यवहार में हमारे परिवर्तन हुआ है, लेकिन हमारी विचारधारा जो है वो अभी भी वैसी ही है, हम वैसे ही सोचते हैं। विचारधारा अगर बदल जाए तो ये जो वैवाहिक नियम है ये भी टूटेंगे और बाकी जो जाति संबंधी नियम है वो भी टूटेंगे, लेकिन वो अभी कायम है। तो इसका मतलब हमारे व्यवहार में चेंज हुआ है। हम छुआछूत वाली चीज़ों को तो नहीं मानते हैं, खान पान का भी थोड़ा सा चेंजेस आए हैं, लेकिन वैचारिकी हमारी अभी भी वैसी की वैसी है। तो ये कथन किसका है, ये कथन है S.C. दुबे का। इन्होंने ये अध्ययन किया था और कहा था कि जो जाति व्यवस्था है भारत में, उसमें परिवर्तन तो हुए हैं, लेकिन परिवर्तन व्यवहार में हुए हैं, विचार अभी भी वैसे ही हैं। किस विद्वान ने भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहकर संबोधित किया है।
भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा है? ये तो सभी को पता होगा ये वाला क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है GS घुरिये। घुरिये ने कहा था कि जो जनजातियां हैं ये हिंदू जाति का ही भाग हैं, बस वो पिछड़ गई हैं हिंदू जातियों से। अंतःक्रिया अनुष्ठान, ये जो अवधारणा है ये किस विद्वान से संबंधित है? राधा कमल मुखर्जी, इरविन गॉफमैन, पीटर ब्लाउ या फिर रॉबर्ट मर्टन? तो अंतःक्रिया अनुष्ठान की बात की है गॉफमैन ने। राइट आंसर गॉफमैन। अगला क्वेश्चन है, संस्था क्या दर्शाती है? स्थायित्व, अस्थायित्व, परिवर्तन या फिर कोई नहीं? तो संस्था में अपेक्षाकृत स्थायीपन होता है। अपेक्षाकृत इसलिए बोल रही हूं क्योंकि समुदाय बिल्कुल स्थायी होता है, समुदाय के बाद फिर स्थायीपन होता है संस्था में। तो अपेक्षाकृत इसमें स्थायित्व होता है। जो समिति होती है वो एक तरीके की अस्थायी होती है क्योंकि उसमें निश्चित उद्देश्य होते हैं, वो पूरे हो गए तो समिति भंग हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन किस देश में हुआ? समाजशास्त्र शब्द पूछ रहा है, ठीक है। तो शब्द जो सोशियोलॉजी है ये किसने दिया था? कॉम्ट ने दिया था। और कॉम्ट किस देश के थे? फ्रांस के। तो शब्द आया था फ्रांस में। अगर पूछे कि समाजशास्त्र का सबसे ज्यादा विकास कहाँ पर हुआ था, तो विकास पूछता तो अमेरिका होता, लेकिन अभी शब्द पूछ रहा है तो फ्रांस राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस विद्वान ने जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिकत्व की अवधारणा दी है? सामाजिक केशिकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? कौन से विद्वान ने किया है सामाजिक केशिकत्व की अवधारणा? ऑप्शन है लुइस ड्यूमो, आर्सेन ड्यूमो, एमाइल दुर्खीम और रदरफोर्ड। तो सामाजिक केशिकत्व की अवधारणा दी थी आर्सेन ड्यूमो ने, ठीक है। ये लुइस ड्यूमो और आर्सेन ड्यूमो दोनों अलग अलग हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा CH कूले के अनुसार प्राथमिक समूह नहीं होगा? तो CH कूले ने प्राथमिक समूह में 3 चीजों को बताया था। एक तो बताया था परिवार आता है प्राथमिक समूह में, पड़ोस आता है और एक क्रीड़ा समूह या मित्र मंडली, इसको जो भी बोल लो। तो ये 3 चीजें प्राथमिक समूह में आती हैं। तो कौन सा बचा? राजनीतिक समूह, ये नहीं आता है। तो ये राजनीतिक दल, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थिति पुंज की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पर पारिस्थिति पुंज है। पारिस्थिति पुंज की अवधारणा किसने दी है? लिंटन, मर्टन, मेलानोव्स्की या बोगार्ट्स? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा, मर्टन। पारिस्थिति पुंज किसने बताया है? मर्टन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रकारवाद के सूत्रों को प्रस्तुत किया? प्रकारवाद के सूत्र किसने बताए हैं? रेडक्लिफ ब्राउन, RK मर्टन, विल्फ्रेडो परेटो या फिर पार्सन्स? तो प्रकारवाद के सूत्रों का प्रतिपादन किया है मर्टन ने। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है, ये किसने कहा था? बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता लाता है, ये किसने कहा था? RK मर्टन, लेविस कोजर, रेंडॉर्फ या फिर रेंडॉल कॉलिंस? सिंपल सी बात है, देखो इसको समझो, क्वेश्चन को आप इसका आंसर जान जाओगे। बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है, तो एक तरफ संघर्ष है और दूसरी तरफ बात हो रही है एकता की। मतलब इसमें क्या कहा जा रहा कि जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं अच्छा है। तो संघर्ष के प्रकारों की बात हो रही है और जहां भी प्रकारों की बात आए कौन होगा? कोजर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पर आधारित है? प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों जिसमें पाए जाते हों। ऑप्शन है नातेदारी संगठन, सजातीय संगठन, धार्मिक संगठन, औद्योगिक संगठन। तो देखिए, नातेदारी में प्रतिस्पर्धा संघर्ष इतना ज़्यादा नहीं पाया जाएगा, सजातीय में तो बिल्कुल नहीं होगा, बहुत ही कम होगा, धार्मिक में भी नहीं। तो प्रतिस्पर्धा भी हो और संघर्ष भी हो ये औद्योगिक संगठन में। जैसे कोई औद्योगिक फर्म है तो वहाँ पर आपस में कंपटीशन भी है और उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में संघर्ष भी बहुत ज़्यादा होता है। तो एक औद्योगिक संगठन जो है वो ये दोनों विशेषताओं को दर्शाता है, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किस समाजशास्त्री ने लघु समुदाय की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? कौन से विद्वान है, कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने लघु समुदाय की अवधारणा को बताया है? ऑप्शन है रॉबर्ट मर्टन,
रॉबर्ट रेडफील्ड, बी मेलानोव्स्की, मैकिम मेरियट। यहाँ पर कभी कहीं कहीं पे टाइपिंग थोड़ा सा हिंदी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो आप लोग उसको इतना ध्यान मत देना, इसलिए मैं बोल के बता दे रही हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है लघु समुदाय की अवधारणा, ये दी थी रॉबर्ट रेडफील्ड ने। लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी थी? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था की असफलता के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है? मतलब कौन सा कारण है जिसकी वजह से पंचायती राज व्यवस्था अभी भी उतना ज़्यादा सफल नहीं हो पाई है? सफल है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, मतलब जिस उद्देश्य से बनाई गई थी कि गाँवों में आत्मनिर्भरता बढ़े, गाँव में सुचारू रूप से उसकी व्यवस्था चल पाए, ये सारी चीज़ों के लिए बनाई गई थी, लेकिन अभी उतना सफल नहीं हो पाई है। तो कौन कौन सी वो प्रॉब्लम है? ऑप्शन है अशिक्षा, सीमित साधन, जातिवाद या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी प्रॉब्लम, अशिक्षा है, इस वजह से लोगों को पता नहीं है कौन कौन से नियम आए हैं, कौन कौन से क्या हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में। संसाधन सीमित है, तो अगर ग्राम पंचायत कुछ विकास करना चाहे तो उसके पास साधन अवेलेबल नहीं है। और फिर जातिवाद, तो अपनी ही जाति का लोग विकास करना चाह रहे हैं, तो जातिवाद भी एक बहुत बड़ी बाधा है पंचायती राज व्यवस्था की असफलता में। तो ये सभी रीजन उत्तरदायी हैं। अगला क्वेश्चन है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है आर के मर्टन, मेलानोव्स्की, मिशेल फुको, दीपंकर गुप्ता। इसी से रिलेटेड एक और पुस्तक है, अगर आपको याद होगा, याद है उस बुक का क्या नाम है? नाडेल की बुक है, ऐसी ही सेम से मिलती जुलती। अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। नाडेल की पुस्तक है, इसी पुस्तक से मिलती जुलती, जिसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसका जो राइट आंसर है आर के मर्टन, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। निर्धनता की संस्कृति एक विशेष संस्कृति है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को निर्धनता हस्तांतरित करती है, पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धनता हस्तांतरित करती है, एक परिवार को निर्धन बनाती है या फिर एक व्यक्ति को निर्धन बनाती है। तो निर्धनता की संस्कृति, इसमें से निर्धनता की संस्कृति की विशेषता कौन सी है? तो पहले तो बताइए, निर्धनता की संस्कृति का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? याद है आपको? याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, निर्धनता की संस्कृति ये किसने बताया था? ये मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपको याद होगा तो आप लोग अभी बताएंगे। निर्धनता की संस्कृति का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो अभी इसकी हमें विशेषता ढूंढनी है कि कौन सी विशेषता निर्धनता की संस्कृति पे फिट बैठती है। तो देखो, निर्धनता की संस्कृति में क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये कल्चर बन जाता है। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ये ज्यादा सुटेबल है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निर्धनता हस्तांतरित होती है। कोई गरीब है क्योंकि वो गरीब रहना चाह रहा है, उसके कल्चर में गरीबी है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु है? व्यक्तियों के मध्य संबंधों के प्रतिमान, व्यक्तित्व पर सामाजिक घटनाओं का प्रभाव, घटित सामाजिक घटनाओं का विन्यास या फिर मनुष्य की मानसिक क्रियाएं। इसका कौन सा राइट होगा? तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है, ए ऑप्शन को ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है? व्यक्तियों के मध्य संबंधों के प्रतिमान, यानी संबंधों का जाल। और समाजशास्त्र में मुख्यतया क्या अध्ययन होता है? सामाजिक संबंधों का। तो संबंधों के प्रतिमान यानी सामाजिक संबंधों का मीन समाज का, यही तो अध्ययन होता है। तो व्यक्तियों के मध्य संबंधों के प्रतिमान, इसका अध्ययन होता है मुख्यतया। मेन पूछ रहा है ना, बाकी तो सभी का अध्ययन होता है, बट मेन इसकी केंद्र बिंदु, मेन इसकी जो स्टडी मटेरियल है वो क्या है, तो ये चीज पूछा जा रहा है। तो ये व्यक्तियों के मध्य संबंधों का प्रतिमान, ये है इसका राइट आंसर। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।